Okay, students, now I am going to begin with, and today's topic is company. You have the second book, and the second book contains the accounting for companies. Means now we will be discussing about the company accounts or how you will prepare, what the difference you you are going to have as an accountant in company accounts. Because बाकी सभी अकाउंट्स में बाकी के सभी टाइप ऑफ फर्म के अकाउंट्स में और कंपनी में बेसिक्स तो हमारी सब वही रहती है, बट अंतर ये आता है कि कंपनी अकाउंट्स के अंदर जो कंपनी के आप यू कैन से जो कंपनी के ओनर्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो अकाउंटिंग होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, और बाकी कुछ जो प्रेजेंटेशंस होते हैं वो अलग होते हैं बाकी टाइप ऑफ जो अपनी बिजनेस होते हैं फॉर्म्स होती हैं उसमें। यानी पार्टनरशिप में या कंपनी में या सोल प्रोप्राइटरशिप में जो बेसिक अंतर है, वो सबसे बड़ा अंतर हमारा एक प्रेजेंटेशन होता है। बेसिक प्रिंसिपल सेम रहते हैं, और दूसरा अंतर होता है कि हमारा जो ओनर्स हैं, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, उनके उनसे रिलेटेड जो अकाउंटिंग होती है उसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, जस्ट ए मिनट, आई हैव गॉट वन रिक्वेस्ट फ्रॉम नरेंद्र. Okay, Narendra, allowed. So now we will be discussing about company accounts. For that purpose, I will show you one slide and we'll begin with that slide. So, okay. Now you can see this slide, and we are going to discuss about the company accounts. Now see, company accounts. What is company? पहला क्वेश्चन सबसे पहले हमारे सामने यही आता है कि कंपनी है क्या। कंपनी से मतलब होता है हमारा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी is an association of persons formed and registered under Companies Act. अब हमारे देश में इस समय जो एक्ट है दैट इज इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है, जिसमें बाद में 2014 में कुछ अमेंडमेंट भी किए गए हैं। तो हम इसको जो स्टडी करते हैं वो कंपनी एक्ट 2013 के नाम से स्टडी करते हैं। A joint stock company is an association of persons formed and registered under Companies Act, created by the process of law, and is a legal artificial person having separate legal entity. Separate, that means separate from its owners, and here the owners are called shareholders. So separate from its shareholders, its capital is divided into small parts. That small parts are called shares, and the owner of which are called shareholders. Means a joint stock company is an artificial person created by law. अगर हम इसको शॉर्ट में समझें तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन or group of persons created by law, which is having its capital called shares, and its owners are called shareholders. Now इसकी डेफिनेशन के माध्यम से समझ सकते हैं हम। कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। देखिए हमारा जो अभी एक्ट है वो कंपनी एक्ट 2013 है, तो इस एक्ट के अनुसार या इससे पहले जो भी एक्ट थे 1956 में था, तो जो भी हमारे पुराने एक्ट थे उन एक्ट के अंतर्गत या आज के एक्ट के अंतर्गत अगर किसी
कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन एक ही बात है। कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ये बात कही है द कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 220 में। प्रोफेसर हैने ने कहा है कि ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having separate entity with a perpetual succession and a common seal। हैने एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कंपनी के बारे में कहा है कि इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था, हैविंग सेपरेट एंटिटी विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। अब इसी को हम थोड़ा सा अलग अलग समझ लेते हैं कि कंपनी क्या है। एक आर्टिफिशियल पर्सन है, हमने कहा एन आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स हमारी आपकी तरह जो कह सकते हैं हम नेचुरल पर्सन है, वैसी पर्सन तो नहीं है, बट ये एक कृत्रिम पर्सन है, ये एक क्रिएटेड पर्सन है। कैसे क्रिएट किया गया इसको? क्रिएटेड बाय लॉ, यानी कानून के द्वारा। यानी जब कानून इसको मान्यता दे देता है, कानून कहता है कि नाउ यू आर ए पर्सन, यू आर एन आर्टिफिशियल पर्सन, तब हम उसको कंपनी मान लेते हैं। क्रिएट करते समय एक प्रोसेस होता है, उसको फॉलो किया जाता है और उस प्रोसेस के थ्रू हम इनकॉर्पोरेशन कराते हैं कंपनी का, कंपनी लॉस के अनुसार। यानी हमारे देश में नाउ करंटली कंपनी एक्ट 2013 है, तो 2013 के अनुसार आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है, इसको हिंदी में कहा जाता है निरंतर उत्तराधिकार। मींस एक ओनर, किसी व्यक्ति ने इसमें ओनरशिप ले रखी है, तो जो इसने ओनरशिप ले रखी है, यदि वो व्यक्ति चाहे या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके जो ओनरशिप है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी उसके सक्सीसर को। जो उसका डिपेंडेंट होगा, उसका जो सक्सीसर होगा, जो उसका उत्तराधिकारी होगा, उसको वो अधिकार ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। दैट इज कॉल्ड परपेचुअल सक्सेशन, यानी निरंतर उत्तराधिकार, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। या आप कह सकते हो कि जैसे कंपनी पार्टनरशिप के अंदर है कि एक पार्टनर की मृत्यु होने पर फर्म बंद की जा सकती है, या कम से कम पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। पार्टनरशिप फर्म आप नहीं भी बंद करते हैं तो भी पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। लिमिटेड लायबिलिटी, यहाँ पर हम वैसे एक कंपनीज जो होती हैं वो लायबिलिटी वाली भी होती हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली भी, बट लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी ये डिपेंड करता है। लिमिटेड लायबिलिटी होती है जनरली इसमें अप टू द शेयर, जितना पैसा किसी व्यक्ति ने शेयर, जितने शेयर लगा रखे हैं, ले रखे हैं किसी कंपनी में, वहां तक उस शेयर होल्डर की लिमिटेड लायबिलिटी रहती है। इट्स सेपरेट मैनेजमेंट ओनरशिप, इसके जो ओनर्स हैं दे आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स, और उसमें से एक टीम बना दी जाती है जिसको कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि इसका मैनेजमेंट करते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो व्यक्ति या संस्थाएं बनती हैं जिन्होंने एक क्वालिफिकेशन शेयर्स, जो जिन्होंने एक मिनिमम, आप कह सकते हो आसान शब्दों में, जिन्होंने मिनिमम पैसा उस कंपनी में लगाया होता है। यानी वो कुछ कुछ व्यक्ति ही मैनेजमेंट करते हैं, बाकी लेकिन ओनर ऐसी कंपनीज के अंदर बहुत सारे लोग हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इन जनरल। बट इसमें भी जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि कहाँ पर ओनरशिप की लिमिट है और कहाँ पर नहीं है। कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब होता है कि उसकी एक, उसके नाम की एक, जिसको आप कहते हो सील स्टैम्प, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अलग ट्रेडिंग कंपनी, तो अलग ट्रेडिंग कंपनी के नाम से एक मोहर होगी, सील होगी, जिसका यूज किया जाएगा। दैट विल वर्क एज ए सिग्नेचर ऑफ दैट आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, हमारी आपकी तरह नेचुरल पर्सन नहीं है, तो वो नेचुरल साइन नहीं कर सकता, बट उसके सिग्नेचर के लिए वो अपनी सील को यूज करेगा, अपनी मोहर को, अपने जो उसकी सील होती है उसको यूज करेगा। दैट इज, वो उसके एक प्रकार से आप कह सकते हो सिग्नेचर है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानी उसके जो शेयर्स, यानी उसमें कंपनी में जो ओनर ने पैसे लगाए होते हैं, जो उस कंपनी में ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ होता है, दैट इज नोन एज शेयर्स। एंड उन शेयर्स को एक व्यक्ति दूसरे को बेच सकता है, दूसरा व्यक्ति तीसरे को बेच सकता है, यानी वो ट्रांसफरेबल होते हैं।
वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे को ट्रांसफर किया जा सकता है। दिस इज व्हाट इज कंपनी। आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले आपने पार्टनरशिप के अकाउंट्स को स्टडी किया है, तो हमारे सामने ये जानना जरूरी है कि पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स में क्या डिफरेंस है। पार्टनरशिप और कंपनी में क्या डिफरेंस है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। पार्टनरशिप का जो फॉर्मेशन है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट से होता है, और कंपनी का फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन से होता है अंडर कंपनी एक्ट या कंपनी लॉ। हमारे देश में पार्टनरशिप के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल है, और कंपनीज के लिए कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल है। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 व्यक्ति और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, जबकि कंपनी के अंदर, कंपनी क्योंकि 3 प्रकार की कंपनियां होती हैं, एक पब्लिक कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी और एक 1 पर्सन कंपनी। तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट, कितने भी व्यक्ति उसके ओनर हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 तक उसके अंदर ओनर हो सकते हैं, वाइल 1 पर्सन कंपनी में केवल एक व्यक्ति ही ओनर होता है। इसके बाद आता है लायबिलिटी की बात करें हम, तो पार्टनरशिप के अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और आमतौर पर ज्वाइंट लायबिलिटी होती है सभी पार्टनर्स की मिलकर। वेयर एज कंपनी के अंदर कंपनी 2 प्रकार से फॉर्म की जा सकती है, विद लिमिटेड लायबिलिटी और विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। अक्सर आपने कंपनी के नाम के साथ में सुना होगा लाइक अलग ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में प्राइवेट को PBT डॉट लिखा जाता है, लिमिटेड को LTD डॉट लिखा जाता है। वो इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं, प्राइवेट लिमिटेड का मतलब है कि उसकी ओनरशिप प्राइवेट है, और लिमिटेड का मतलब ये है कि उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। अगर केवल लिमिटेड लिखा हुआ है तो दैट मीन्स कि वो प्राइवेट लिमिटेड नहीं, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ये यहाँ पर अंतर रहता है। लिमिटेड वर्ड अगर यूज कर दिया दैट मीन्स इट्स लायबिलिटी इज लिमिटेड, और अदरवाइज लिमिटेड वर्ड यूज नहीं किया इट मीन्स यहाँ पर लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। जनरली हमारे देश में अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनियों का प्रचलन नहीं है। इसके बाद आती है बात प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की। तो पार्टनरशिप में या तो एज पर डीड एग्रीमेंट के अनुसार, पार्टनरशिप डीड के अनुसार, या फिर इक्वली पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट बांट दिया जाता है। वेयर एज कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में जो प्रॉफिट है वो एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जब कंपनी बनाई जाती है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हालांकि आपने हो सकता है BST में पढ़ा भी होगा कि कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो वहां पर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसको कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसमें हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है हम उसको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के, ओनर्स के बीच में, शेयर होल्डर्स को। ठीक है, और या फिर जो उसके अंदर रिकमेंडेशंस होती हैं उसके आधार पर शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग्स होती हैं, जिसको हम जनरल मीटिंग कहते हैं, उसमें डिसाइड किया जाता है कि ओनर्स को जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में, किस प्रकार से कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ऑडिट, पार्टनरशिप फर्म्स का ऑडिट मैंडेटरी नहीं होता है, जबकि कंपनी का ऑडिट मैंडेटरी होता है। हालांकि पार्टनरशिप के लिए भी ऑडिट कराना बेनिफिशियल है, क्योंकि अब उन्हें अगर कोई लोन लेना है तो लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो उन्हें अपने ऑडिटेड अकाउंट्स दिखाने पड़ेंगे। तो मैंडेटरी तो नहीं है, आप कह सकते हो नॉट कंपलसरी बट नेसेसरी। बट कंपनी अकाउंट्स के लिए कंपनी के अंदर ऑडिट कराना आपके अकाउंट्स को ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है। मैनेजमेंट, पार्टनरशिप के अंदर मैनेजमेंट जो किया जाता है वो जनरली या तो सभी पार्टनर्स करते हैं या उनकी तरफ से किसी एक को अपॉइंट कर देते हैं और वो करता है। हाँ, ठीक है। जबकि कंपनी अकाउंट्स के अंदर ऐसा नहीं होता, वहां पर एक आप कह सकते हो टीम बना दी जाती है, एक कमेटी होती है जिसको नाम दिया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर उसमें से ही वो पूरे जो कंपनी को चलाने वाले जो ऑफिशियल्स होते हैं, लाइक आप कह सकते हो CEO हो गया कंपनी के लिए, या कुछ और मेन डायरेक्टर्स हो गए, तो उनको वहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। उसमें से हम कह सकते हैं उसमें से उनको छांटा जाता है और वो लोग उस मैनेजमेंट को चलाते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स या ओनरशिप जिसको हम कहेंगे, ए पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर विदाउट द कंसर्न ऑफ अदर पार्टनर्स। एक पार्टनर अपना हिस्सा किसी
इवन अपने उत्तराधिकारी को भी बिना अदर पार्टनर्स की मर्जी के नहीं दे सकता। वेयर एज कंपनी अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता, कंपनी फॉर्म में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट कंपनी के केस में तो स्थिति अलग रहती है, लेकिन नॉर्मली जो ट्रांसफर ऑफ शेयर है ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता। प्राइवेट के कंपनी के केस में कुछ और ऑब्लिगेशंस रहते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम नंबर हैं, वहाँ पर ओनरशिप है, तो जनरली वहाँ पर ट्रांसफ़र कम किया जाता है या नहीं होता है। बट पब्लिक कंपनी के केस में ट्रांसफ़र ऑफ शेयर रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, यानी आप अपने शेयर कभी भी किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर जब पार्टनर्स ने चाहा तब व्यापार शुरू कर दिया। कैरी एनी बिजनेस विद द कंसर्न ऑफ पार्टनर्स, लीगल होना चाहिए बस। बट इन कंपनी इट कैन कैरी दैट बिजनेस विच इज परमिटेड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि कंपनी का फॉर्मेशन करते समय जिस बिजनेस को करने के लिए फॉर्मेशन किया गया है वही बिजनेस किया जाएगा। अगर कंपनी अपने बिजनेस को चेंज करेगी तो उसके लिए अगेन उसको पूरा एक प्रोसेस में जाना पड़ेगा, और उसके बाद कंपनी उस बिजनेस को चेंज या उसको अपना सकती है। ठीक है, अदरवाइज कंपनी जो बिजनेस उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर डिसाइड किया है वो उसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मीन्स कि कंपनी या पार्टनरशिप को बंद करना, समाप्त करना। पार्टनरशिप का जो वाइंडिंग अप है वो बाय एग्रीमेंट, बाय कोर्ट ऑर्डर, और इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, यानी या तो कभी कोर्ट कहती है या आपस में एग्रीमेंट के अनुसार, या पार्टनर्स चाहते हैं तब, या फिर अगर फॉर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है तो पार्टनरशिप फॉर्म का जो है वाइंडिंग अप, यानी कि फॉर्म बंद कर दी जाती है, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म हो जाता है, जैसा आपने पार्टनरशिप में पढ़ा है। बट कंपनी के अंदर जब कंपनी को वाइंड अप करना होता है तो इसके लिए एक प्रोसेस अपनाना पड़ता है एज पर कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट के अनुसार, कंपनी एक्ट के में इसका प्रोसेस दिया हुआ है, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, तब कंपनी का वाइंड अप किया जाता है। स्टेबिलिटी। अब सवाल ये आता है कि पार्टनरशिप के अंदर एक पार्टनर की डेथ हो जाए, कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, कोई पार्टनर या सभी पार्टनर्स या एक से ज़्यादा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं, तो इसका प्रभाव फर्म के ऊपर पड़ सकता है या पड़ता है। लेकिन कंपनी फॉर्म के अंदर किसी शेयर होल्डर की डेथ होने से, ट्रांसफर ऑफ शेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डू नॉट इफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी, यानी कंपनी के व्यापार पर इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिजनेस को चलाते हैं, एक व्यक्ति नहीं है, तो उसमें दूसरों में से किसी और को अपॉइंट करेंगे और उससे वो बिजनेस चलेगा, और शेयर होल्डर का जो शेयर है वो ट्रांसफर हो जाएगा, या तो वो किसी तीसरे व्यक्ति को या फिर उस शेयर को उसके सक्सीसर को दे दिया जाता है। बट मीन्स टू से कि डेथ के केस में, शेयर बेच देने के केस में कंपनी के बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि पार्टनरशिप के अंदर डेथ के केस में या रिटायरमेंट के केस में या इंसॉल्वेंसी के केस में पार्टनरशिप फर्म के अस्तित्व को प्रभाव पड़ सकता है। दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनीज। नाउ क्वेश्चन कम्स कि जो कंपनी है ये कितने प्रकार की होती है। कंपनी तीन प्रकार की होती है। एक, वन पर्सन कंपनी, यहाँ पर ओनरशिप की बात हो रही है, ओनरशिप के आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनी तीन प्रकार की होती है। एक वन पर्सन कंपनी, दूसरी प्राइवेट कंपनी, और तीसरी पब्लिक कंपनी। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। नाउ सी वन पर्सन कंपनी। कंपनी क्या होती है ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ वगैरह वगैरह। ठीक है, नाउ वन पर्सन कंपनी क्या होती है, क्योंकि पहले हमारे देश में इस प्रकार की कंपनीज नहीं होती थी, बट 2013 में जो हमारा कंपनी एक्ट आया है, इसने इसने हमें ये एक नई फैसिलिटी, आप कह सकते हो एक नई सुविधा दी है, कीपिंग इन व्यू द मार्केट। एज पर सेक्शन 262 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, one person company means a company which has only one person as member। वन पर्सन कंपनी का मतलब है जिसका एक ही व्यक्ति मेंबर है।
रूल 3 ऑफ कंपनीज रूल 2014, देखिए 2013 में एक्ट बना था और उसमें 14 में कुछ चेंजेस आए थे। तो रूल 3 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014 क्या कहता है कि ओनली ए नेचुरल पर्सन, ध्यान दीजिएगा, ओनली ए नेचुरल पर्सन, एन इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया कैन फॉर्म वन पर्सन कंपनी। यानी एक नेचुरल व्यक्ति, यानी कि आर्टिफिशियल व्यक्ति, एक कंपनी वन पर्सन कंपनी नहीं बना सकती, बट एक व्यक्ति वन पर्सन कंपनी बना सकता है। कौन सा व्यक्ति? जो या तो भारतीय नागरिक हो या भारत में रहता हो। एन इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया कैन फॉर्म वन पर्सन कंपनी और कैन बी ए नॉमिनी फॉर सोल मेंबर ऑफ वन पर्सन कंपनी। ठीक है, यानी कि या तो वो मेंबर हो सकता है या वो सोल मेंबर के रूप में उसको नॉमिनेट किया जा सकता है। वन पर्सन कैन ओनली फॉर्म वन पर्सन कंपनी, यानी एक व्यक्ति एक ही वन पर्सन कंपनी बना सकता है, 2 या 3 या ज्यादा नहीं बना सकता है। यानी एक व्यक्ति को एक ही वन पर्सन कंपनी बनाने की परमिशन हो सकती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट बात, इन इट कैन नॉट बी फॉर चैरिटेबल पर्पस, यानी वन पर्सन कंपनी चैरिटेबल पर्पस से नहीं बनाई जा सकती। इट कैन नॉट कैरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, यानी कि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जो होती है वो नहीं कर सकता। इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट मोर देन ₹50 लाख, यानी इसकी जो इसमें जो पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। एंड इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 ईयर शुड नॉट एक्सीड ₹2 करोड़, और इसका जो एनुअल टर्नओवर है, एनुअल सेल आप कह सकते हो, वो 3 साल का एवरेज 2 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यदि इन सारी बातों को पूरा करते हैं तो हम वन पर्सन कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है फॉर्म कैसे करते हैं, वो सेम है, आगे हम डिस्कस करेंगे सभी के लिए। दिस इज वन पर्सन कंपनी। नाउ सेकंड पॉइंट, प्राइवेट कंपनी। जैसे मैंने आपको बताया कंपनी 3 प्रकार की है ओनरशिप के आधार पर, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। नाउ प्राइवेट कंपनी क्या है? सेक्शन 268, सेक्शन 268 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। देखिए ईयर्स आप याद रखिएगा क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन में इन ईयर्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। प्राइवेट कंपनी सेक्शन 268 of Companies Act 2013. A private company is one which has a minimum paid up share capital as may be prescribed, not required presently by notification, जिसको चेंज कर दिया अभी फिलहाल में, and which by its article of association क्या है? restrict the right to transfer its share। यहां पर यदि यहाँ पर शेयर्स हैं तो शेयर्स के राइट्स को ट्रांसफर करने का रेस्ट्रिक्शन है, मतलब आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ वन पर्सन कंपनी को छोड़कर, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय मेंबर्स टू 200, यानी एम्प्लॉयज अभी या पीछे के एम्प्लॉयज को छोड़कर इसमें मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। वन पर्सन कंपनी में तो 1 होगा, लेकिन बाकी की प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, मिनिमम 2। Where shares are held by 2 or more persons jointly, they shall be treated as a single member। अब अगर इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति है, कुछ शेयर्स 2 व्यक्तियों ने ले रखे हैं या 3 ने या 4 ने ले रखे हैं, तो वो 4 व्यक्ति एक मेंबर माने जाएंगे, यदि उन्होंने ज्वाइंटली शेयर्स ले रखे हैं। मींस मान लीजिए इस कंपनी के कुछ शेयर्स XYZ तीनों ने ज्वाइंटली ले रखे हैं, मिलकर ले रखे हैं, तो वो एक मेंबर की काउंट किए जाएंगे। Prohibits any invitation to public to subscribe for any securities of the company। और ये यानी कि इसका मतलब ये होता है कि ये कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में इशू नहीं कर सकते, यानी ये अपने शेयर्स को मार्केट में
प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, यानी अपनी जो कंपनी की प्रतिभूतियां यानी शेयर्स वगैरह होते हैं उसको मार्केट में आम लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकते। दिस वाज द मेजर डिफरेंस with public and private companies. Now see what is public company. Section 271 of the Company Act 2013. A public company is a company. A public company is a company which is not a private company. यानी ऊपर वाली जितनी बातें थी जिसमें नहीं है वो पब्लिक कंपनी हो गई, यानी 1% कंपनी नहीं है और प्राइवेट कंपनी की कंडीशंस को पूरा नहीं करती है, देन आप कह सकते हो कि ये एक पब्लिक कंपनी है। हैज ए मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अब ये पॉइंट आजकल नोटिफिकेशन से इसको फिलहाल हटा रखा है, बट जिसकी कम से कम मिनिमम पेड अप कैपिटल जो प्रेस्क्राइब की गई है वो होनी चाहिए। एंड इज ए प्राइवेट कंपनी बीइंग ए सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी विच इज ए प्राइवेट कंपनी बीइंग ए सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट, यानी कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, सहायक है, तो वो भी पब्लिक कंपनी ही मानी जाएगी, प्राइवेट नहीं मानी जाएगी। नाउ देयर आर few more points. कंपनी प्राइवेट हो पब्लिक हो, मे बी कुछ कंपनियां होती हैं जो लिमिटेड लायबिलिटी के साथ होती हैं, कुछ कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ होती हैं, और कुछ कंपनी होती है लिमिटेड बाय गारंटी के साथ। ठीक है, ये यानी कि हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेसिकली लिमिटेड या लिमिट, जो एक आपने वर्ड पार्टनरशिप और कंपनी को पढ़ते समय समझा था, लिमिटेड लायबिलिटी की जहाँ तक आपने बात करी थी या लायबिलिटी की बात की थी। तो कुछ कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कुछ की अनलिमिटेड होती है, और कुछ की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड बाय गारंटी होती है। ध्यान देंगे क्या है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। It is a company where the liability of its member limited by the memorandum of association to the amount, if any, unpaid on shares respectively held by them is termed as company limited by shares. मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेक्शन 222 ऑफ कंपनी एक्ट 13 कहता है इट इज ए कंपनी वेयर द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाई शेयर्स। दोबारा समझ लीजिए, इट इज ए कंपनी वेयर द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाई द अमाउंट बाई द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू द अमाउंट, to that amount which has, if any, unpaid on shares respectively held by them is termed as a company limited by shares. ठीक है, अनलिमिटेड जो लायबिलिटी की कंपनी होती है, इट इज ए कंपनी वेयर द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज अनलिमिटेड। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी वो है जिसके अंदर की उसके मेंबर्स की लायबिलिटी उसके शेयर्स का जो उसने अमाउंट, जितने शेयर उसने ले रखे हैं उस तक है, और अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जहां पर मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। सेक्शन 292 ऑफ कंपनी एक्ट कहता है एंड लिमिटेड बाय गारंटी इट इज ए कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट as the member may respectively undertake to contribute to the asset of the company in the event of it being wound up. यानी it is a company having the liability of its member limited, यानी इसके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है किससे, मेमोरेंडम के द्वारा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के द्वारा, टू सच अमाउंट, उस अमाउंट तक एज द मेंबर में रेस्पेक्टिवली अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द कंपनी, जिसके लिए कि मेंबर्स कंट्रीब्यूट करने के लिए कंपनी के एसेट्स में तैयार होते हैं इन द इवेंट ऑफ बीइंग बाउंड अप, यानी कि जब कंपनी बाउंड अप की जा रही है तो उस टाइम के लिए वो गारंटी दे देते हैं कि इतने अमाउंट तक के लिए वो गारंटी देते हैं।
तो दैट इज लिमिटेड बाय गारंटी। ये कहता है सेक्शन 221 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। ठीक है। नाउ डिफरेंस बिटवीन वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। मेरे पास 3-4 मिनट्स हैं, मैं आपको जल्दी से इस डिफरेंस को बताना चाहूंगा कि क्या डिफरेंस है इनके अंदर। ध्यान दीजिए, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। वन पर्सन कंपनी में ओनली वन मेंबर होता है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 अपने एम्प्लॉयज को छोड़कर, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स वन पर्सन कंपनी में ऐसा कोई मतलब ही नहीं होता, और प्राइवेट कंपनी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रेस्ट्रिक्ट करता है, और पब्लिक कंपनी में यूजुअली विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन आप ट्रांसफर ऑफ शेयर कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी के अंदर वन पर्सन कंपनी में प्रोस्पेक्टस एप्लीकेबल नहीं होता है, प्राइवेट कंपनी में भी प्रोस्पेक्टस की आवश्यकता नहीं होती है, वेयरएज पब्लिक कंपनी में बिना प्रोस्पेक्टस अगर कभी कभी नहीं है तो हमें स्टेटमेंट इशू करना पड़ता है इन ल्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टस, बट मस्ट बी इशूड आइदर स्टेटमेंट और प्रोस्पेक्टस। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर वन पर्सन कंपनी कैन नॉट बी ऑफर टू पब्लिक, यानी कि यहाँ पर शेयर पब्लिक को ऑफर नहीं किए जा सकते, प्राइवेट कंपनी में भी नहीं किए जा सकते, जबकि पब्लिक कंपनी में जो है वो पब्लिक को ही शेयर ऑफर किए जाते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वन पर्सन कंपनी में स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नेसेसरी होता है, प्राइवेट कंपनी में भी होता है, और पब्लिक कंपनी में इट कैन हैव इट्स ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और अगर नहीं है तो इन द एब्सेंस टेबल एफ ऑफ कंपनी एक्ट एप्लीकेबल होता है। वन पर्सन कंपनी में मिनिमम 1 डायरेक्टर होता है, मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं, मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं, मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। अलॉटमेंट ऑफ शेयर वन पर्सन कंपनी में कुछ नहीं होता, प्राइवेट कंपनी में मे बी अलॉटेड एज द डायरेक्टर डिसाइड, और पब्लिक कंपनी में कैन बी अलॉटेड ओनली आफ्टर रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलने के बाद ही किए जा सकते हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स वन पर्सन कंपनी में नहीं होता, प्राइवेट कंपनी में भी नहीं होता, और पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट एंड एक्सेप्ट फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक कंपनी में वन पर्सन कंपनी में ओपीसी इज यूज्ड एज पार्ट ऑफ नेम, यानी कि नाम के साथ ओपीसी वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड इस्तेमाल होता है, और पब्लिक कंपनी में केवल लिमिटेड इज यूज्ड एज पार्ट ऑफ द नेम ऑफ दैट कंपनी। These are the basic differences between one person company, private company and public company. ठीक है, that's all for now. कल हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की, और बाकी के इसकी कैपिटल है उसके बारे में हम कल आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई क्वेरीज आपके पास है तो आप आज मेरे को भेज दीजिएगा, और मैं उसके ऊपर आपसे डिस्कस कर लूँगा। That's all.